Radio 2000 98.5 FM Community Program. सामाजिक हिंदी कार्यक्रम दर्पण आकाशवाणी 2098.5 FM। Welcome to the Hindi Show featuring news, interviews, music and community announcements. स्वागत है दर्पण हिंदी कार्यक्रम में। आप सुनेंगे समाचार, विचार, संगीत और सामाजिक सूचनाएं। Radio 2000 98.5 FM Multicultural Radio. आज रविवार युगाब्द 5125 कलयुग विक्रम संवत 2081 श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी 18 अगस्त 2024 है। दर्पण के सभी श्रोताओं को संजीव शर्मा, प्रदीप उपाध्याय, पैट वाराणसी और राज बत्रा जी का सप्रेम नमस्कार। अब सुनिए इस सप्ताह के समाचार। मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण की 10 बड़ी बातें, 103 गैलेंट्री अवार्ड का ऐलान शहीद कर्नल मनप्रीत सिंह और एसपी हुमायूं भट्ट को कीर्ति चक्र, ग्लोबल साउथ सम्मेलन विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा का मंच बना मोदी, कानपुर में बड़ा रेल हादसा, साबरमती एक्सप्रेस के 22 डब्बे पटरी से उतरे, ट्रैक पर बोल्डर से टकराया इंजन, हादसा या साजिश, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव लोकतंत्र की जड़ों को और मजबूत करेगा अमित शाह, बाबा रामदेव ने फिर उठाए एलोपैथी पर सवाल, जहरीली दवाइयों ने भारत में लाखों को मारा, 1 लाख गैर राजनीतिक युवाओं को राजनीति में लाएंगे पीएम मोदी, बांग्लादेश छोड़ने के बाद शेख हसीना का पहला बयान, पढ़िए हिंसा को लेकर क्या बोली। अब सुनिए समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 11वीं बार लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित किया। 98 मिनट के अपने सबसे लंबे भाषण में पीएम मोदी ने बांग्लादेश की हिंसा, महिला अत्याचार, वन नेशन वन इलेक्शन समेत विभिन्न मुद्दों को शामिल किया। मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और श्रीमती इंदिरा गांधी के बाद तीसरे ऐसे पीएम बन गए हैं जिन्होंने सर्वाधिक बार लाल किले से देश को संबोधित किया। आइए जानते हैं 78वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी के भाषण की 10 बड़ी बातें। बांग्लादेश के हिंदुओं की चिंता। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में बांग्लादेश के हालात और वहां हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा पर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है उसको लेकर पड़ोसी देश के नाते हमें चिंता होना स्वाभाविक है और उम्मीद जताई कि बांग्लादेश में हालात जल्द सामान्य हो जाएंगे। भ्रष्टाचार। पीएम मोदी ने इस बार भी भ्रष्टाचार और उसके खिलाफ कार्रवाई का उल्लेख करना नहीं भूले। भ्रष्टाचार के प्रति लोगों के गुस्से और राष्ट्र की प्रगति में होने वाले नुकसान का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इसलिए भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरी लड़ाई ईमानदारी के साथ जारी रहेगी, तीव्र गति से जारी रहेगी और भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई जरूर होगी। महिला अत्याचार। हाल में कोलकाता में महिला डॉक्टर की हत्या और रेप का उल्लेख किए बिना पीएम मोदी ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अत्याचारों को लेकर राज्य सरकारों को गंभीर होना चाहिए। ओलंपिक 2036। मोदी ने ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी। उन्होंने कहा, हिंदुस्तान का सपना है कि 2036 में जो ओलंपिक हो वह हिंदुस्तान की धरती पर हो। उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव की बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि बार बार चुनाव देश के विकास में बाधक है। उन्होंने अपील की कि वन नेशन वन इलेक्शन के लिए आगे आएं। सेक्युलर सिविल कोड। पीएम मोदी ने लाल किले से यह भी संकेत दिया कि सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड की दिशा में गंभीरता से काम कर रही है। हालांकि उन्होंने कॉमन सिविल कोड के स्थान पर सेक्युलर सिविल कोड का उल्लेख किया।
नई शिक्षा नीति। पीएम मोदी ने नई शिक्षा नीति की चर्चा करते हुए कहा कि नई शिक्षा नीति 21वीं सदी के अनुरूप है। इसमें मातृभाषा पर बल दिया गया है। परिवारवाद। पीएम मोदी परिवारवाद के बहाने गांधी परिवार पर निशाना साधना में नहीं चूके। उन्होंने कहा कि देश को परिवारवाद से आजादी दिलानी होगी। विकसित भारत। प्रधानमंत्री मोदी ने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि देश की जनता ने लगातार तीसरी बार हमें काम करने का अवसर दिया है। हम विकसित भारत के सपने को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। पूरी दुनिया के देश भारत में निवेश करना चाहते हैं। किसान और युवा। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में युवाओं और किसानों की भी बात की। युवाओं की बात करते हुए मोदी ने कहा कि गेमिंग सेक्टर को हमारे युवा लीड कर सकते हैं। एनिमेशन की दुनिया में युवा धाक जमा सकते हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को सरकार लगातार मदद दे रही है। किसानों को कर्ज और टेक्नोलॉजी में भी मदद की जा रही है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों को कुल 103 वीरता पुरस्कारों की मंजूरी दी। इसमें 4 कीर्ति चक्रों के अलावा वीरता पुरस्कारों में 18 शौर्य चक्र, 4 मरणोपरांत, 63 सेना मेडल, 11 नौसेना मेडल और 6 वायुसेना मेडल शामिल हैं। कर्नल मनप्रीत सिंह, राइफलमैन रवि कुमार, मेजर एम रामगोपाल नायडू और जम्मू कश्मीर के पुलिस के उपाधीक्षक हुमायूं मुजम्मिल भट्ट को शांति काल में दिए जाने वाला दूसरा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कीर्ति चक्र से सम्मानित करने का फैसला किया गया। ये सभी मरणोपरांत दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में कहा कि वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ सम्मेलन विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने का एक मंच बन गया है। उन्होंने नई दिल्ली की मेजबानी में डिजिटल रूप से आयोजित ग्लोबल साउथ सम्मेलन में कहा कि वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ सम्मेलन एक ऐसा मंच है जहां हम उन लोगों की ज़रूरतें, आकांक्षाओं को आवाज़ देते हैं जिन्हें अभी तक अनसुना किया गया है। ग्लोबल साउथ शब्द का इस्तेमाल आमतौर पर आर्थिक रूप से कम विकसित देशों को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। वाराणसी से अहमदाबाद जा रही साबरमती एक्सप्रेस के 22 डिब्बे कानपुर में रात 2:35 बजे पटरी से उतर गए। हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। लोको पायलट के अनुसार प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि बोल्डर इंजन से टकराया था, जिसके कारण इंजन का कैटल गार्ड बुरी तरह से क्षतिग्रस्त मुड़ा हुआ था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की घोषणा का स्वागत किया तथा कहा कि यह चुनाव लोकतंत्र की जड़ों को और मजबूत करने के साथ ही क्षेत्र के विकास के लिए नए दौर के द्वार खोलेगा। उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों से चुनाव में सक्रिय रूप से भाग लेने और एक ऐसी सरकार बनाने के लिए बड़ी संख्या में मतदान करने की अपील की जो शांति एवं विकास बरकरार रखे तथा युवाओं के लिए उज्जवल भविष्य सुनिश्चित करे। योग गुरु बाबा रामदेव ने एक बार फिर एलोपैथी पर सवाल उठाते हुए दावा किया कि भारत में अंग्रेजी जहरीली दवाइयों ने लाखों लोगों की जान ले ली। योग गुरु को हाल में सुप्रीम कोर्ट से मानहानि केस में राहत मिली है। बाबा रामदेव ने चिकित्सा स्वायत्तता की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पतंजलि के माध्यम से स्वदेशी क्रांति के प्रति उनकी प्रतिबद्धता कम नहीं होगी, इसके लिए वह काम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 लाख युवाओं को राजनीति में जनप्रतिनिधियों के रूप में लाने का आह्वान किया, विशेष रूप से उन परिवारों के युवाओं को जिनकी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि ना हो। उन्होंने कहा कि इस कदम से जातिवाद और वंशवाद की राजनीति को समाप्त करने में भी मदद मिलेगी। 78वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से देशवासियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे युवा जरूरी नहीं है कि एक ही पार्टी में शामिल हों, वे अपनी पसंद की किसी भी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना ने न्याय की मांग करते हुए कहा
कि हाल के आतंकवादी कृत्यों, हत्याओं और तोड़फोड़ में शामिल लोगों की जांच कर उनकी पहचान की जानी चाहिए तथा उन्हें दंडित किया जाना चाहिए। 5 अगस्त को पद से हटने के बाद अपने पहले सार्वजनिक बयान में हसीना ने कहा कि आंदोलन के नाम पर जुलाई से जारी हिंसा में कई लोगों की मौत हो गई है। हसीना इस समय नई दिल्ली में है। अमेरिका में रह रहे उनके बेटे साजिब वाजेद ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर अपने हैंडल पर हसीना का बयान पोस्ट किया, जो बांग्ला भाषा में। अब सुनिए वाणिज्य समाचार। इस सप्ताह दिल्ली सराफा बाजार बंद होने तक स्टैंडर्ड सोने का भाव 72,770 रुपए प्रति ग्राम था। यूएस डॉलर की विनिमय दर थी 83 रुपए 88 पैसे और ऑस्ट्रेलियन डॉलर की 55 रुपए 95 पैसे। इसी के साथ इस सप्ताह के समाचार समाप्त होते हैं। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं दर्पण हिंदी रेडियो कार्यक्रम 98.5 मेगाहर्ट्ज पर। आज आपके साथ स्टूडियो में हैं संजीव शर्मा, प्रदीप उपाध्याय, पैट वाराणसी और राज बत्रा। आज हम आपके लिए लाए हैं कुछ मिले जुले गीत, सामाजिक सूचनाएं और स्पॉन्सर्स मैसेजेस। अब समय आता है प्रभु वंदना का, परंतु उससे पहले सुनते हैं प्रदीप उपाध्याय जी से आज का विचार। धन्यवाद दर्पण के सभी श्रोताओं को। और आज का कार्यक्रम हमारा, आशा करते हैं सारे श्रोता सिडनी के आज थोड़े कम ठंडक वाले मौसम में सुबह सुबह चाय के साथ हमारे कार्यक्रम का 2 घंटे आनंद लेंगे। और थोड़ा सा संक्षिप्त रूपरेखा आप लोगों को बता देना चाहता हूं। आज आपके लिए एक बहुत ही मनोरंजक कार्यक्रम लेकर हम आए हैं। आज हम एक प्रसिद्ध गीतकार, कहानीकार, स्क्रिप्ट राइटर, निर्देशक गुलजार का 90th बर्थडे संगीतमय कार्यक्रम के माध्यम से उनको समर्पित करेंगे। इस कार्यक्रम की रूपरेखा हमारे सहयोगी पैट वाराणसी जी ने तैयार की है। यह नाम दर्पण के श्रोताओं के लिए कोई परिचय का मोहताज नहीं है। जून के महीने में हम लोगों ने मदन मोहन का कार्यक्रम तैयार किया था, जिसमें बहुत ही रोचक जानकारी प्रसिद्ध संगीतकार के बारे में दी थी। पैट वाराणसी जी आज उसी स्तर की जानकारी हमारे गुलजार जी के बारे में लेकर आए हैं। तो कमर कसकर आप लोग रेडियो सुनने के लिए तैयार हो जाइए। भारत में पिछले सप्ताह 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया और उससे एक दिन पहले 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। उस दिवस को याद करने के लिए हम एक ऑडियो फीचर लाए हैं, जो कि इतिहास के पन्नों से हमको कुछ ज्ञानवर्धक तथ्य बताएगा, जिनके बारे में बहुत से श्रोता शायद न परिचित हों। इसके अलावा कल रक्षाबंधन का त्योहार है, जो कि भारत तथा विदेशों में भी मनाया जाता है। उसके भी कुछ गीत सुनवाएंगे। हर सप्ताह की तरह इस बार भी हम श्रोताओं के लिए एक पहेली लेकर आए हैं, जिसके विजेता को हम नई फिल्म खेल खेल में के 2 टिकट देंगे। तो कुल मिलाकर आज का कार्यक्रम काफ़ी व्यस्त है, तो क्यों ना हमेशा की तरह आज के विचार से हम कार्यक्रम का आरंभ करते हैं। संजीव जी, नॉर्मली हम लोग आज का विचार में एक पंक्ति का होता है, लेकिन इस बार मैं 4 लाइनर लेके आया हूं, यदि अनुमति हो तो सुनाऊं। बिल्कुल बिल्कुल। सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, अगर कोई रास्ता रोके तो ताकत और बढ़ती है, अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाता है दाम, और ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। वेरी गुड। तो संजीव जी, ये है आज का विचार। कुल मिला के यही बताना है कि मनुष्य को अपना दृढ़ता और आत्मसम्मान जो है उसकी रक्षा करनी चाहिए। आपका क्या विचार है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। तो चलिए, आज के विचार के बाद हम लोग अब भजन की ओर बढ़ते हैं। और आज का भजन जो है वो भी, चूंकि स्वतंत्रता दिवस की बात हो रही थी और भजन भी होना चाहिए, तो मैं एक ऐसा गीत लेकर आया हूँ जो कि दोनों थीम्स को कंपेयर करता है। तो फिल्म आनंद मठ से एक सुंदर सा भजन हम श्रोताओं को सुनाते हैं। बलिमद्भूत भमेन पदनखनीर जन जन पावन केशवधृत
जगदीश हरे। वितरस दिक्षुरने दिक्पति कमनीयम् दशमुखमौलि बलिनिरमणीयम् केशवधृत राम शरीर जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। निन्दसि यज्ञ विधेरः श्रुतिजातं सदयधिदय दर्शित पशुघातम् केशवधृत बुद्ध शरीर जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। नृत्य निवहनि धने कलयसि करबालम् धूमकेतूमिव किमपि करालम् केशवधृत कल्कि शरीर जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। श्रोताओं, आशा करता हूँ ये भजन आपको पसंद आया होगा। जी हाँ, ये बहुत ही पुरानी फिल्म थी आनंद मठ, बिल्कुल, और उससे ये लिया गया था। हाँ, ये आनंद मठ जो है एक बंकिम चंद्र चटर्जी जिन्होंने हमको राष्ट्रगीत दिया था वंदे मातरम जी। तो उन्हीं के उपन्यास पर जो था वो पिक्चर बनी थी। और जहाँ तक मुझे याद आता है, ये पिक्चर जो थी आज़ादी के संघर्ष के बारे में, मतलब साधुओं ने जो संघर्ष किया था जी। और ये अगर ये सत्य है तो मुझे कई बार ऐसा लगता है कि इतिहास ने जो है काफी कुछ जो है फेरबदल किया गया है। ये तथ्य जो है हम लोगों को ज्ञात नहीं है। अगर ये डॉक्यूमेंट तो जो नागा साधु जो थे, देवर लाइक फाइटिंग साधुस, और शायद शंकराचार्य जी ने या पहले वो स्पेशली इसी धर्म की रक्षा के लिए ही। एक्चुअली नागा साधु की आपने बात की तो अभी शायद 2-3 दिन पहले सोशल मीडिया पे भी मैंने कभी सुना था कि कुछ नागा साधुओं के जो वो हैं, उन्होंने कहा है कि अगर बांग्लादेश में जो हिंदुओं को समस्या आ रही है, अगर हमको वहाँ जाने की इजाज़त, हम उनकी रक्षा कर सकते हैं। तो चलिए आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। हम लोग सब, पैट साहब बहुत एक्साइटेड हैं गुलजार जी के बारे में। आज आप काफ़ी अच्छी अच्छी जानकारियाँ लाए होंगे। तो उपाध्याय जी, ओवर टू यू एंड पैट साहब। तो चलिए, मैं और पैट पिछले सप्ताह जो है इस कार्यक्रम की तैयारी में काफ़ी हम लोगों ने समय किया है, और मैं श्रोताओं को बताना चाहूँगा कि पैट जी ने जो है वो गुलजार जी का काफ़ी तैयारी की है। तो इस कार्यक्रम का जो इंट्रोडक्शन है मैं चाहूँगा पैट जी ही स्वयं दें। तो बताइए आज क्या क्या लेकर आए हैं। थैंक यू। सबसे पहले संजीव, प्रदीप और राज बत्रा जी, आपको और दर्पण के सभी सुनने वालों को मेरा सप्रेम नमस्कार। नमस्कार। So last time when we got together, that was in June, we celebrated the music of the very great composer Madan Mohan, and it was a small way of paying tribute to a legend who certainly did not get his due during his short life of 51 years. Today we are celebrating the 90th birthday of a living legend. And coincidentally it is today only. It is exactly today. संयोग ही है कि आज के दिन जो है 18 अगस्त 1934 जो है उनका जन्मदिन होता है, तो पूरे 90 साल आज हो गए। Yes. So we are celebrating the 90th birthday of a living legend, Gulzar, a man who weaves magic with words. अल्फाज जिसको बोलते हैं ना, the Urdu equivalent actually captures the essence so much better. And Gulzar has a way with alfas, not just in Hindi and Urdu, but he's equally proficient in
पंजाबी एंड बंगाली टू। ये शब्द ऐसे चुनते हैं ना जैसे बहुत नाजुक सी कोई खूबसूरत फूल चुन रहे हैं और एक सुंदर बगीचे से, और उस फूल को एक अति सुंदर माला बना देते हैं। क्या बात है। कोई कविता हो सकती है, कोई मधुर गीत हो सकती है, कोई कहानी हो सकती है, सभी में। शायद इसीलिए इनका नाम गुलजार है। बिल्कुल फूलों से, बिल्कुल बगीचे से चुनते हैं, तो बिल्कुल गुलजार नाम जो है बिल्कुल उपयुक्त लगता है। Exactly. He's a creative genius, a sensitive artist, and a wonderful human being who observes, reflects, and celebrates human nature. So, let me, Pradeep, you were asking, let me talk a little bit as to how he got into this, field. Gulzar ji, he literally strayed into Bollywood. He did not start with that intent at all. He was into literature from a very young age, as he wanted to be a man of letters and write poetry and novels. Thanks to a happy right place at the right moment, jisko bolte hain, serendipity, the world was, blessed with this great lyricist coming, and giving us all these beautiful songs and poems. And probably we have some of the best songs in Bollywood coming out of, Gulzar ji's creative genius. What do you say, Pradeep, Sanjeev? बिल्कुल आपने सही शब्दों में सही डिस्क्राइब किया है उनको। और जो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि आप हर बार उनके जो आप अल्फाजों की बात कर रहे हैं वो आपके दिल के दिमाग के एक अलग भाग को हर बार वो टच करता है, लाइक और all of his songs just they will never go old because every time you listen it'll give you a different feel. बिल्कुल। तो चलिए उनके एक सबसे पहला गाना जो उन्होंने लिखा था वो सुनवाते हैं श्रोताओं को। और ये गाना पैट आप बता रहे थे ये फिल्म बंदनी से है और इसमें बिमल रॉय की ये पिक्चर थी। That's right. और जैसा इसमें पढ़ा है कि इसके गाने जो थे शैलेंद्र लिख रहे थे, तो एस डी बर्मन और शैलेंद्र में शायद कुछ मतभेद हो गया था और वो बीच में थोड़ी देर के लिए हो गए थे। तो फिर गुलजार को जो था मौका दिया गया, तो उन्होंने इस पिक्चर का सिर्फ एक गाना जो था वो लिखा था और वह गाना जो है काफ़ी हिट गाना है। उस गाने को सुनते ही सारे श्रोता पहचान जाएंगे, तो फिल्म बंदनी का गाना है। तो चलिए वही गाना श्रोताओं को सुनवाते हैं।
श्रोताओं, आशा करते हैं आपने भी ये गीत उतना ही एंजॉय किया होगा जितना हम लोग यहाँ बैठ के कर रहे हैं। चलिए सुनते हैं हमारे स्पॉन्सर का एक संदेश। करी मास्टर ने कंप्लीट करी मिक्स बनाया, फिर उसको घर घर में देखो पहुंचाया। घंटों की कुकिंग को मिनटों में कर दिखाया। वाह वाह वाह, बढ़िया खाना बन के आया। करी मास्टर ने जादू चलाया। करी मास्टर ने कंप्लीट करी मिक्स बनाया। Curry Masters Complete Curry Mix available at all leading spice shops. श्रोताओं, ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और पैट जी से और कुछ रोचक जानकारी सुनते हैं गुलजार जी के बारे में। Thank you, Sanjeev. So, as it happens in life, there was this pivotal moment in Gulzarji's life when a few events came together and gave him that very lucky first break that Pradeep ji referred to. You know, Gulzar was a passionate student of literature. He was very, very keen on all of that. But he was a struggling poet and a writer, and who was friends with others in the fine arts fraternity. Ghalib and Tagore, he was fascinated with their works, and their influence on him is very, very apparent. But at this juncture in 1963, as Pradeep ji, you mentioned, the friend with whom he was staying in a Bombay chawl, in a small room sharing with his friend, this friend happened to be working in a studio where Bandini movie was being made, and this movie was being directed by that great Bimal Roy. And it so happened, you already mentioned that, it so happened that Shailendra and S.D. Burman had a small misunderstanding, and this friend, Debusen, he suggested to Gulzar, you write poetry, why don't you just come and meet Bimal Roy, maybe you could write a song. Straight away, Gulzarji, he rejected that idea. He said, I'm not interested in getting into filmdom. But somehow he was, thanks to a lot of things coming together, he was, although he was reluctant, he did get to meet him, and he got that first song. And, as they say, the first of, the beginning of many wonderful songs. Before we go into the next song, I was just thinking, we'll give a very quick a brief capture of Gulzarji's early days. So he was born in Jhelum, a district of Punjab, which is now, that was undivided India. Now it's part of Pakistan, as we said exactly 90 years ago. His family was one of the many who were impacted by partition. That tragedy and the regret of having to leave the place of birth, it has left its impressions as well as scars on Gulzar. And to this day, he continues to think and feel sad about it. Kash aisa nahi hota, sort of a thing. And this can be seen and felt in his works, in his literature, in his films. Unka asli naam hai Sampurn Singh Kalra, but he became popular by the pen name he himself took, Gulzar. And honestly, what a beautiful word it is, Gulzar. The word Gulzar has so many related connotations, It can be a flower, it can be a rose, it can be a garden. And that actually, I think, Sanjeev, Pradeep and Rajiv ji, it is the beauty of languages like Urdu, Hindi, that they're very expressive and context-oriented. Yes. Khair, coming back to Gulzar from his very early days, he was interested in all of this literature, Hindi, Urdu and Bengali, but necessity of earning the livelihood brought him there. And then, as we said, that first song, the magic happened. Yeah. So let's move to the next song, Pradeep ji, and I'll talk about it. तो संजीव जी, जी अगला गाना बनाने से पहले का श्रोताओं को हमने वादा किया था पहेली का। जी हाँ जी, पहेली के बारे में भी बता दें क्योंकि समय स्टूडियो में पता नहीं चलता, निकल जाता है। तो इस बार पहेली में बताया था हमने कि एक पिक्चर है खेल खेल में, उसके 2 टिकट जो है हम विजेताओं को देंगे, और ये खेल खेल में इसी हफ्ते रिलीज़ हुई है, और इसमें अक्षय कुमार, प्रज्ञा जायसवाल, वानी कपूर,
फरदीन खान हैं जो 14 साल बाद कम बैक कर रहे हैं। उसके अलावा तापसी पन्नू हैं, जॉनी लीवर और परीक्षित साहनी पुराने कलाकार। तो काफ़ी अच्छी कास्टिंग इसकी है। और इसमें बताया जा रहा है, जैसे रिव्यूज़ संजीव जी मैंने पढ़े इसके, कि अक्षय कुमार का एक जो कॉमेडी वाला जो पुराना रोल था वो वापस इन्होंने किया है, क्योंकि अच्छी कॉमेडी किया करते थे पुरानी पिक्चरों में ये जी। तो कुल मिला के और पिक्चर के कुछ ये रिलेशनशिप आउटसाइड मैरिज और थोड़ा सा मॉडर्न स्मार्टफोन किस तरीके से यूज़ और मिसयूज़ किए जा सकते हैं उसके बारे में है। तो मुझे लगता है एक नए दौर की है, मनोरंजक और इसमें थ्रिल भी है, सस्पेंस भी है। तो श्रोताओं को अधिक न बताते हुए हम आग्रह करेंगे और एक और भी श्रोताओं को बताना चाहूँगा कि तराना इंटरनेशनल नेटवर्क जो है ये एक बहुत ही खूबसूरत बॉलीवुड इवनिंग कर रहे हैं, फादर्स डे ईव इवेंट सिडनी में 6:30 बजे सैटरडे 31 अगस्त को। तो आज जो कलाकार उसमें परफॉर्म करने वाले हैं वो स्टूडियो में आए हुए हैं, उनसे भी उनकी मुलाकात कराएंगे और श्रोताओं को 5 टिकट भी जीतने का मौका मिलेगा। आज तो टिकटों की बहार है। तो चलिए गुलजार साहब का गाना सुनते। इससे पहले हम पहेली का क्वेश्चन तो बता दें। अच्छा हाँ, सॉरी जी हाँ जरूर, हमारे श्रोता इंतजार कर रहे हैं। हाँ। तो ये जो बताया कि खेल खेल में पिक्चर है और बड़ा आसान इस बार का सवाल है संजीव जी कि खेल खेल में पहले भी बन चुकी है ये पिक्चर, पहली बार नहीं बन रही है। इस नाम की पिक्चर पहले भी बन चुकी है। तो आपको सिर्फ ये बताना है कि जो इससे पहले बनी थी उसके मुख्य अभिनेताओं के नाम। अरे मैं भी आंसर दे देता इसका। वो बड़ी बढ़िया पिक्चर आसान सवाल है, हम चाहते हैं आप लोग जवाब दीजिए और जवाब में आप जो है नई वाली खेल खेल में देखने का मौका आप लोगों को मिलेगा। 2 टिकट मिलेंगे, तो जवाब देना शुरू करिए और हम किसी भी हमारे स्टूडियो में हमको कांटेक्ट कर सकते हैं आप, और व्हाट्सएप पे चाहे तो उस पर कर सकते हैं या हमको SMS कर दें और सारे करके हम फिर रैंडमली एक ड्रॉ निकालेंगे। तो पैट जी आप अगले गाने से कुछ पहले कहना चाह रहे थे? यस दैट्स राइट। मैं भी पार्टिसिपेट करूंगा उसमें, मैं भी भेज दूंगा मैसेज आपको। एनीवे, कमिंग बैक टू गुलजार. So soon after Bandini, Bimal Roy took Gulzar under his wings and he actually advised him, or should I say exhorted him, to give up working as a car mechanic, which is what he was doing, for a living. And his words were on the lines of, don't go back to that garage. Don't waste your life. Your calling is in this, writing songs and poems. Gulzar was so touched by this advice that he broke down. Here he was, until then, trying to make a career in writing and literature, and his family was totally against it. We have come across these sort of instances so many other times, right? And they almost, to the point of excluding him from the family. And then there appears this genial giant, probably the most famous director in India, offering to nurture and grow his career. So Bimal Roy became his father figure, mentor, everything else. But sadly, he passed away very soon after, that movie, within 2 or 3 years. But there is no doubt that Bimal Roy had a huge influence on Gulzar's career. And as you probably know, we are all probably around the same age group. Bimal Roy directed such hit movies as Do Biga Zameen, Madhumati, Sujata, Devdas, Bandini, The Old Parinita. Mostly social themes and rooted in Bengali literature of the time. 60 prolific years, Gulzarji has been from 1963. It's almost 61st year now. And there's so many songs and so many movies. Now, we have to pick and choose. We are spoiled for choice, but we are constrained for time. Okay, so my apologies in advance if you miss out some of the songs. Literally, this, even if you picked 1 or 2 songs from each ticket, it's going to be a long thing. Anyway, after that first break, Gulzar Saab wrote, he worked for a few other directors, including Rishikesh Mukherjee. And then came that flurry of fame, which, often happens in the life of an artist. His work with Hemant Kumar and Salil Chowdhury, they produced some amazing hit songs in those late 60s, and there was no looking back from there. So we're going to time phase, but we will start with Hemant Kumarji. And, he was the one who was Gulzar's support system. So this song which we're going to play from is from Khamoshi. And there's so many wonderful songs in that.
but the one which we cannot play all. I'll be very selfish and play my first choice. So ये इतना जो है वो पॉपुलर गाना है कि ना खामोशी नाम सुनते ही वो गाना याद आ जाता है. तो हमारे काफी श्रोता समझ ही गए होंगे हम कौन सा गाना सुनवा रहे हैं. लता मंगेशकर का सुपरहिट सॉन्ग. हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू, हाथ से छू के इसे रिश्तों का इल्जाम न दो. सिर्फ एहसास है ये, रूह से महसूस करो. प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो. हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू, हाथ से छू के इसे रिश्तों का इल्जाम न दो. हमने देखी है. प्यार कोई बोल नहीं, प्यार आवाज नहीं, एक खामोशी है, सुनती है, कहा करती है. न ये बुझती है, न रुकती है, न ठहरी है कहीं. नूर की बूंद है, सदियों से बहा करती है. सिर्फ एहसास है ये, रूह से महसूस करो. प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो. हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू, हाथ से छू के इसे रिश्तों का इल्जाम न दो. हमने देखी है. मुस्कुराहट सी खिली रहती है आँखों में कहीं, और पलकों पे उजाले से झुके रहते हैं. होंठ कुछ कहते नहीं, कांपते होठों पे, मगर कितने खामोश से अफसाने रुके रहते हैं. सिर्फ एहसास है ये, रूह से महसूस करो. प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो. हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू, हाथ से छू के इसे रिश्तों का इल्जाम न दो. हमने देखी है. भाई साहब, ये करी मास्टर्स और अन्य मसालों में क्या अंतर है? बहन जी, करी मास्टर्स कंप्लीट करी मिक्स है. इसमें अनियन, गार्लिक, जिंजर, टमाटर, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया वे सभी मसाले मिले हुए आते हैं. ये बनाने में बहुत ही आसान और खाने में लाजवाब है. इट्स सो इजी. इनकी वेबसाइट का एड्रेस है www.currymasters.com.au. श्रोताओं, ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश.
तो पैट जी, ये कितने कितने बढ़िया गाने आप चुन के लाए हैं। ये गाना सुनते सुनते तो मैं अतीत में खो गया। और इतना सुंदर पिक्चर, खामोशी, राजेश खन्ना, वहीदा रहमान, एक से एक दिग्गज कलाकार, और कितनी सुंदर कहानी उसकी। आज भी बिल्कुल स्मृति पटल पर बिल्कुल वैसे ही अंकित है। Absolutely. And what lyrics? Yes. आंख से छू के इसे रिश्तों का इल्जाम न दो, and then सिर्फ एहसास है ये रूह के महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो। And it goes on throughout the song. बिल्कुल एक खामोशी है, सुनती है, कहा करती है। तो कितने सुंदर फिलॉसफी है इसके अंदर, आप देखिए। You know, we are celebrating the genius of Gulzar in the way he pens the lyrics, and this is probably one of the many, perfect examples. There are two other wonderful songs in this movie. Khamoshi, जैसे आपने बताया, काफी अच्छे हैं. We'll try to include them, in the somewhere for that रूह के महसूस करो feeling. Okay, that's we'll stop here. And संजीव जी, तो संजीव जी, तो हम लोगों की पहेली जारी है और कुछ श्रोताओं ने जवाब भी दिए, लेकिन हम चाहते हैं और अधिक मात्रा में दें, क्योंकि इस बार का पुरस्कार बड़ा ही आकर्षक है। नई फिल्म खेल खेल में के 2 टिकट आप लोगों को मिलेंगे, और सवाल भी बड़ा ही आसान है कि ये खेल खेल में पहले भी बन चुकी है इस नाम की पिक्चर, उसके कलाकार जो हीरो है या हीरोइन है जो भी है, उनके नाम आप बता दीजिए। और आप तो एक गाना और गुलजार जी के बारे में अगर पैट साहब आप बता दें तो अगला जो है। Okay, so apart from Bimal Roy, which that association that started it all, and then we mentioned Hemant Kumar, his other association was with Salil Chowdhury. Ji. And who, like Hemant Kumar, produced many composed many melodies in 60s and 70s. And the one that stands out for me is this next song. This is from the famous movie Anand. It's a absolute personal favorite for me, and I'm sure for a lot of people. There's so many good songs in there once again, but this movie also is great on many other counts: lyrics, cinematography, composition, and of course song rendition by Lata Mangeshkar ji. And this particular song we are singing, Lata sang in Bengali too. Okay. So let's play this song. I'll let you play the song. And then we'll continue. Sure. जिया लागे ना तेरे बिना, मेरा कहीं जिया लागे ना, ना जिया लागे ना तेरे बिना, मेरा कहीं जिया लागे ना, ना जिया लागे ना। तुझको पाया है
तो श्रोताओं, आशा करता हूँ ये आनंद वाला गीत आपको पसंद आया होगा। और आज हमारे साथ स्टूडियो में एक बहुत ही यंग टैलेंटेड टीम मौजूद है। जैसा मैंने पहले आपको बताया था कि एक बहुत ही खूबसूरत बॉलीवुड इवनिंग हो रही है फादर्स डे ईव पे सिडनी में शाम को 6:30 बजे, सैटरडे 31 अगस्त 2024, सर्बियन हॉल 54 to 58 बरीना स्ट्रीट, कैनली वेल, न्यू साउथ वेल्स 2166। और आप इसकी जो टिकट्स हैं वो कैसे मिलेंगी, क्या है सारा डिटेल, आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए ऋषिकेश करण जी यहाँ पे मौजूद हैं। ऋषिकेश जी के साथ आज बहुत ही 2 टैलेंटेड सिंगर्स हैं, खुशी मान एंड आर्यन शर्मा। हम उनसे भी बात करेंगे। तो सबसे पहले तो ऋषि जी से पूछते हैं कि ऋषि जी एक कार्यक्रम के बारे में बताइए और लोग कैसे टिकट ले सकते हैं, वो थोड़ा भी डिटेल हम लोग को बता दीजिए। सबसे पहले सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं 2-3 बार आ चुका हूँ इस प्रोग्राम में, अलग अलग प्रोग्राम लेकर। इस साल हम एक बहुत ही खास प्रोग्राम लेकर आए कि जो फादर्स डे है अक्सर लोग घर पे या फैमिली के साथ रेस्टोरेंट में मनाते हैं ना जी। तो इस बार हम एक ऐसा ऑर्गेनाइज किए कि एक एज अ कम्युनिटी हम फादर्स डे सेलिब्रेट करें। तो ये फादर्स डे ईव 31 अगस्त को जैसे संजीव जी ने बताया, ये सेबियन हॉल कैनली वेल में हो रहा है। तो ये प्रोग्राम का जो टिकट्स है, एक प्रीमियर टिकट्स एक कंपनी है, उसका लिंक भी मैंने शेयर किया है जी। और या फेसबुक पे आप तराना इंटरनेशनल नेटवर्क के पेज पर भी देख सकते हैं। तो प्रीमियर टिकट से भी ले सकते हैं। और आज हम कुछ टिकट्स लाए हैं जी, 5 टिकट्स दिए हैं संजीव जी को जी। और ऑडियंस को कुछ संजीव जी अपने तरीके से सवाल जवाब करके देंगे। और हमारे शो में 3 कलाकार हैं। एक है ये जो खुशी हमारे साथ बैठी है राइट में, और लेफ्ट में आर्यन शर्मा जी। और खुशी चंडीगढ़ से है ओरिजिनली, कुछ सालों से यहाँ रह रही है। और आर्यन शर्मा के बारे में बता दो, ये कई इंटरनेशनल शोज कर चुके। फिजी में इनका 3 शो हो चुका है, और फिर ऑस्ट्रेलिया में 22 में हुआ था, 23 में ये 3 years इन अ रो हैट्रिक पर है। तो और आर्यन अब यहीं रहते हैं, ये यूनिवर्सिटी की पढ़ाई यहीं पर करते हैं। वेरी नाइस। और साथ में एक और लड़का है, ये फिजी आइलैंड से, एल्विन नाम का जी। और ये बहुत ही इंटरनेशनल डांसिंग में इसका बहुत ही बड़ा फेम है, तो लोग इसको बहुत फॉलो करते हैं। तो जो भी टिकट्स है आप प्रीमियर टिकट्स वेबसाइट पे जाकर ले सकते हैं। और अपने दिस इज द बेस्ट गिफ्ट फॉर फादर्स डे कि सब लोग साथ में आए, साथ में फादर्स डे सेलिब्रेट करें। म्यूजिक, डांस, मस्ती और फूड और ड्रिंक्स भी वहाँ पे सब सेल होगा जी। वेरी नाइस जी। तो श्रोताओं, सबसे पहले बात करते हैं खुशी से। खुशी, आपको देख के बहुत खुशी हो रही है, स्पेशली एट दिस यंग एज। यू नो तो आप हमारे सुनने वालों को पहले तो अपने बारे में बताइए कि आपको कैसे म्यूजिक का इंटरेस्ट हुआ, आप कहाँ से हो, यहाँ कब आई, थोड़ा डिटेल बताओ। Okay, so hi everyone, I'm Khushi Man and I'm from Punjab, India, like near Chandigarh, and my dad used to sing when he was a child. Oh. So when I was 6, my dad and my mother, like, they found out that I started singing and I loving it, and then they started encouraging me and supporting me. So beta, how old are you? I'm 17. 17. Very nice. So at very young age, so what sort of songs do you like? I like classical, Hindi classical music. Okay. Yeah. So will you sing a song for us? Yeah, and sure. Yes, give a taste to the people of what they are going to enjoy if they come and watch this show of yours. Okay. Yeah. रोशाम आती थी मगर ऐसी न थी, रोज रोज खटा छाती थी मगर ऐसी न थी, रोशाम आती थी मगर ऐसी न थी, रोज रोज खटा छाती थी मगर ऐसी न थी, ये आज मेरी जिंदगी में कौन आ गया, रोशाम आती थी मगर ऐसी न थी,
रोज रोज घटा छाती थी मगर ऐसी न थी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो श्रोताओं, देखा आपने कि हमारी खुशी कितनी टैलेंटेड है एंड कितना अच्छा गाई हैं। और चलिए अब जो दूसरे एक जो कलाकार भी यहाँ बैठे हुए हैं, आर्यन शर्मा। हेलो आर्यन। हेलो सर, हाउ आर यू? गुड। और आर्यन, आप भी अपने बारे में हमारे सुनने वालों को कुछ बताएंगे? यस सर, सो as you all know that I have done 2 shows in Australia. अच्छा। In 2022 I came through the mediums of Anka. Okay. In 23 also, and again it's the 3rd time I'm here. Very nice. By God's grace, because it's not a normal thing to come from India and directly come here for the shows. Yeah. So it's a very big thing, and now too I've started my uni here. Very nice. I'm studying in Victoria University, so it's a very big thing for me, and I want to enjoy the life in Sydney and reach the pinnacles of success. Very nice. As much as I can. And so we are having this show on 31st August, the Father's Day Eve, and we'll try to give our best ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे जो शो में आए and we can entertain those guys. तो आप क्या पढ़ाई कर रहे हैं आर्यन यहाँ पे? So I'm studying Bachelor's of Cyber Security here. Okay. Yeah, in Victoria University. और इंडिया में कहाँ से हैं आप? इंडिया में बेसिकली बहुत से लोगों को इस जगह का नाम पता है, एंड इट्स अ वर्ल्ड फेमस स्पॉट फॉर द टूरिस्ट डेस्टिनेशन, एंड द नेम ऑफ द प्लेस इज शिमला, हिमाचल प्रदेश। वेरी नाइस। सो हिमाचल की वादियों के बीच से ये आवाज आप लोगों के बीच आ रही है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो आपको आर्यन कैसे गाना गाने का शौक हुआ? सो बेसिकली जो मेरे फादर है, ही इज़ अ वेरी एस्ट्यूट लिसनर। अच्छा। उन्हें जो म्यूजिक है मेनली किशोर दा सॉन्ग्स। जी। Everyone love Kishore Da and Rafi Saab, but my father is a great fan of Kishore Da. और तो बचपन से जो मेरी अपब्रिंगिंग हुई है वो किशोर दा के जो सॉन्ग्स है वो हमेशा इधर उधर बिफोर गोइंग टू स्कूल, आफ्टर कमिंग फ्रॉम स्कूल, तो वो चारों तरफ एक माहौल रहता है ना किशोर दा के सॉन्ग्स का, तो उसके बीच हुआ है। उसके बाद मतलब बेसिकली मेरी मम्मा ने मुझे एक प्रोमोट किया था। देयर वाज अ शो इन आवर स्कूल, like not show, it was a competition in our school, so she motivated me to participate and prepared some songs, and I luckily won that very nice competition. So from there it started slowly. And how old were you then? Yeah, I was in first class around I think so 6-7 years. Wow. Or more than that. Very nice. तो आप भी एक बढ़िया सा किशोर कुमार का गाना सुना दीजिए। Okay, so this is a song, very old song, Ajnabi tum jaane pehchane lagte ho. A very beautiful song. Yes. So I'll try to sing it. अजनबी तुम जाने पहचाने से लगते हो, अजनबी तुम जाने पहचाने से लगते हो, ये बड़ी अजीब सी बात है कि नई नई मुलाकात है, फिर भी जाने क्यों अजनबी तुम जाने पहचाने से लगते हो, दिल में रहे और हमारा दिल तोड़ दिया, साथ चले मोड़ पे आके हमें छोड़ दिया, तुम हो कहीं और हम कहीं, फिर भी जाने क्यों अजनबी तुम जाने पहचाने से लगते हो। थैंक्स लॉर्ड। वेरी नाइस। अभी थोड़े मेरे जो वोकल्स है, आई एम सफरिंग फ्रॉम कोल्ड एंड फ्लू, so I hope so before show. अरे अभी इतना खूबसूरत गाया है। वेरी नाइस। तो ऋषि भाई, आप कुछ और कहना चाहेंगे तो हमारे सुनने वालों को? तो जी, मैं जरूर ये सबको इनकरेज करूंगा जी कि ऐसे प्रोग्राम, ऐसे तो शोज बहुत लगते हैं ना, लेकिन एक स्पेशल फादर्स डे के ओकेजन पर, फादर्स डे ईव पर एज अ कम्युनिटी जो हमने प्लान किया है जी, आप जरूर आए, साथ में मिलके मनाए, म्यूजिक और डांस और डीजे रहेगा, फिर कई लोगों को, और वहाँ पर बार भी रहता है, कुछ ड्रिंक्स भी जो चाहते हैं, तो इट्स ऑल
inclusive show. This is the best gift you can give for your father on Father's Day. तो श्रोताओं, ये प्रोग्राम जो है ये 31 अगस्त सैटरडे को हो रहा है और सर्बियन हॉल 54 to 58 बरीना स्ट्रीट कांडीवेल में, और आप ये टिकट ले सकते हैं प्रीमियर टिकट से। तो और अगर आप कुछ और जानकारी या कुछ और पूछना चाहते हैं तो ऋषि करण साहब का नंबर मैं आपको बता देता हूँ, 0438760551, 0438760551। तो उपाध्याय जी, आपको कुछ पूछना है? नहीं, पूछना नहीं, मैं तो इतना सुंदर इन दोनों बच्चों ने गाना गाया, बिल्कुल मैं तो आत्मा विभोर हो गया सुनकर। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि ये नई जनरेशन जो है वो उस दौर के गाने गाते हैं जब तक ये पैदा नहीं हुए थे, बल्कि इन्होंने जो गाना गाया था इसमें तो शायद इनके पेरेंट्स भी पैदा नहीं हुए होंगे, इतना पुराना किशोर कुमार का गाना आपने गाया। तो यह ओल्ड इज गोल्ड वाली जो बात है उसको आज फिर चरितार्थ हुई है। और आप दोनों को शुभकामनाएं। इतना अच्छा कार्यक्रम मैं कल्पना कर सकता हूं कि बहुत ही अच्छा कार्यक्रम आप लोग करेंगे और फादर्स डे पे कर रहे हैं, ये तो बहुत ही अच्छा है। और ऋषि करण जी, सफलता के लिए और भी कुछ सहयोग हमारे दर्पण रेडियो से हो तो आप बताइएगा। अभी 2 हफ्ते मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ दर्पण रेडियो को, क्योंकि जितनी भी शोज मैंने ऑस्ट्रेलिया में सभी बार संजीव जी थे, यतीन जी और जो भी यहाँ के अनाउंसर्स है, हमें हमेशा मौका दिया प्रमोट करने को बच्चों को, और ये इंटरनेशनल लेवल के बच्चे यहाँ पर आते बहुत अच्छा लगता है सर। बिल्कुल, आप लोग इतने यंग हैं बच्चों, बिल्कुल सीखते रहिए, सीखना, क्योंकि ये कला का क्षेत्र ऐसा है कि जिसमें आपको हमेशा नए दिन प्रगति करती रहनी होनी चाहिए और आप फेमस भी हो जाते हैं। बस अपने को कहते हैं कि पैर ज़मीन पर बने रहने चाहिए, क्योंकि आप लोग इतने प्रतिभावान हैं, टैलेंट में देख सकता हूं। तो बस अपना सीखने की ललक बनाए रखिएगा, बाकी दुनिया तो फिर आपके सामने झुकेगी जी। तो और आप लोगों को एक बार पुनः धन्यवाद आप यहाँ आने के लिए स्टूडियो में, और हम चाहते हैं आपका कार्यक्रम सफल हो जी। और हम लोग अभी ये कोशिश करें, यतीन जी से पिछले साल बात हुई थी, अभी प्लानिंग स्टेज पे, कि हम लोग जैसे इंडिया में जी टीवी लिटिल चैम्प्स होता है ना, तो हम लोग यंग बच्चों के लिए यहाँ पर आगे चल के, क्योंकि इजी नहीं है सब स्पॉन्सर ढूंढना, काफी काम होता है, लेकिन बोले ना कुछ ठान लो तो हो जाता है। तो थैंक यू टू रेडियो दर्पण फॉर ऑल योर सपोर्ट। धन्यवाद करण, थैंक यू खुशी, ऑल द बेस्ट, थैंक यू आप लोग आए, धन्यवाद, थैंक यू। तो श्रोताओं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और एक खूबसूरत गीत आपको, हाँ आइए आपको हमारे प्रायोजक का संदेश सुनाते हैं। Are you looking for personal or business tax or self-managed super fund account and audit? Formation of association, company or trust? Cloud accounting with payroll solution with fixed prices? Mention Darpan Radio and get your first visit without any charge. Please contact Forbes Accounting on 8095-9405. That's 8095-9405. Or visit our website www.fabc.com.au. Our address is Suite 1, 168 Burwood Road, Burwood. Forbes Accounting and Business Consultants are proud sponsors of Darpan Radio. तो श्रोताओं, ये था हमारे स्पॉन्सर फोर्ब्स अकाउंटिंग देश। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। पैट जी और उपाध्याय जी। जी हाँ, हमारी जो पहेली है और उसमें उसके प्राइस में और बढ़ोतरी हो गई है जी। एक्चुअली हमारे जो कलर्स ऑफ इंडिया हैं जी, उनका जो हर हफ्ते हम लोग जो उनका $50 का वाउचर देते हैं, तो उनका भी संदेश भी सुन लें उपाध्याय जी। बिल्कुल, एक संदेश सुनाइए और उसके बाद एक बार पहेली और बताते हैं। स्वाद की एक ऐसी दुनिया में कदम रखें जहां हर व्यंजन पारंपरिक तौर से बनाया जाता है। कलर्स ऑफ इंडिया रेस्टोरेंट पैरामेटा में हम आपको असली भारतीय भोजन का अनुभव प्रदान करवाने पर गर्व महसूस करते हैं, जो स्वाद को और निखारेगा और आपको अधिक खाने की लालसा देगा। आपके हर खास आयोजन जैसे कि बर्थडे पार्टीज, बेबी शावर, एनिवर्सरी पार्टीज इत्यादि के लिए हमारा इवेंट हॉल उपलब्ध है। इतना ही नहीं, हमारे आउटडोर लाइव केटरिंग के साथ अपने आयोजन में 4 चांद लगाएं। मुंह में पानी लाने वाली चाट के लाइव स्टेशन, सामने बनती गरम गरम जलेबियां और पुरानी दिल्ली के चना भटूरे का भरपूर आनंद लें। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। कलर्स ऑफ इंडिया,
www.colorsofindia.com.au। तो श्रोता, ये था हमारे स्पॉन्सर कलर्स ऑफ इंडिया का संदेश। और इतना बढ़िया संजीव जी ऐड में जब घर पे सुनता हूँ, यहाँ पे तो इतना स्टूडियो में ध्यान से नहीं सुन पाते हैं, बिल्कुल मुंह में पानी आ जाता है, इतनी वैरायटी जो है नहीं, एंड द फूड क्वालिटी इज सुपर। बिल्कुल। तो श्रोताओं, ये ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा आपको। मूवी का टिकट जीतिए और या फिर $50 का इसका वाउचर जीतिए। और इसके लिए बड़ा ही आसान सवाल, इससे आसान सवाल हो नहीं सकता। खेल खेल में, जो कि 1970 के दशक में बनाई गई थी इस नाम से पिक्चर एक और, तो उसके आपको जो है लीड एक्टर्स का नाम बताना है। और हमारे ग्रुप में या हम में से किसी भी उद्घोषक को आप संपर्क कर सकते हैं अपने उत्तर देने के लिए। और फिर हम लोग रैंडम से एक का ड्रॉ निकालेंगे। तो आप लोग अधिक से अधिक संख्या में पार्टिसिपेट करिए। आप सभी लोगों को शुभकामनाएं। तो वापस चलते हैं हम कार्यक्रम की ओर। आज का तो कार्यक्रम बिल्कुल संगीतमय ही चल रहा है। अभी ये जो दो बच्चे आए थे, इन्होंने इतना बढ़िया, संजीव जी इतने छोटे उम्र में इतना अच्छा गाते हैं, मतलब बिल्कुल तबीयत खुश हो गई। और उपाध्याय जी, गाने के अलावा जैसे जो मैंने देखा जाता है, जो बच्चे लाइक बहुत से यंग पीपल इतना शर्माते हैं कि और ये लोग स्टेज पे जाके परफॉर्म करना, तो वो भी एक बहुत ही बड़ी चीज। खुशी 17 साल की थी, उसने बताया था। 17 साल में कितने लोग तो अपने बच्चे को जो है स्कूल तक अकेला नहीं भेजा, कहते नहीं तुमको रिक्शा करा देते हैं। और ये देखो अपना इतना आत्मनिर्भर और इतना इंडिपेंडेंटली स्टेज को हैंडल करते हैं। वाकई में नई जनरेशन, लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स टू देम। हाँ, सही बात। एंड आई थिंक द सॉन्ग्स दे पिक्ड, बोथ द सॉन्ग्स हमारे ज़माने के थे। बच्चे तो छोटे हैं लेकिन हमारे ज़माने की, एंड देयर सम वेरी नाइस सॉन्ग्स, सो एंजॉय थॉरली। थैंक यू। सो खैर, कमिंग बैक टू आवर प्रोग्राम विद गुलजार जी, we played that song, Na Jiya Lage Na, that song from Anand. I just wanted to repeat the words just for the absorbing Gulzar's creativity in there. तुम अगर जाओ कभी जाओ कहीं, वक्त से कहना ज़रा वो ठहर जाए वहीं. You know, if you happen to go somewhere, please let time stand still. I mean, what beautiful lyrics. Absolutely amazing. और इस गाने का फिल्मांकन भी बहुत अच्छा था. और एक्चुअली मेरा भी उसमें और भी अच्छे अच्छे गाने हैं, लेकिन अगर उस पूरी पिक्चर में मुझको एक गाना पिक करने के लिए कहा जाए तो मैं इसी, हालांकि लता मंगेशकर शायद अकेला ही गाना था, बाकी शायद मेरे ख्याल से मन्ना दा या और हाँ किशोर के थे, मुकेश हाँ जिंदगी कैसी है पहेली. बट ये बहुत ही इसका रोमांटिक और जो सुमिता सान्याल के ऊपर जो था उसका पिक्चराइजेशन था, जो कि आपकी बंगला सिनेमा की बहुत बड़ी लीड एक्ट्रेस हुआ करती थी. और वाकई में उसमें मतलब इतना रोमांस जो उतना दिखाया है, जो पिक्चर की जो थीम है जो उसमें दिखाया है कि अमिताभ बच्चन थोड़ा सा हेजिटेंट, थोड़ा सा संकोची स्वभाव के थे और तो लव में भी थोड़ा वो नहीं करते थे, तो जो इसने गाना गाया बिल्कुल उन्हीं भावों को व्यक्त करता हुआ, और गुलजार ने बिल्कुल मौके सिचुएशन के हिसाब से इतने सुंदर लिरिक्स लिखे हैं. तो ये गाना चूज करने के लिए पैट जी आपका धन्यवाद. ये मेरा भी फेवरेट गाना है. So I would strongly advise, if you have not listened to it, to sing to the Bengali version as well. Na Mona Lage Na. It's sung again by Lata, of course composed by Salil Chowdhury, but Salil Chowdhury also wrote the lyrics in that instance in Bengali. So while we are talking of their association, I just want to talk about Salil Chowdhury for a minute, and I do hope one day we'll do a tribute. लगता है ये कोई tribute series बन रहा है इधर. बिल्कुल. So one of them, Gulzar talks at length about Salil Chowdhury's fun-filled life in his memoir. He will rush to the harmonium or piano and come up with a melodious composition, it just gushes forth, and then he'll again get back to playing his TT game. That is, how Salil Chowdhury was, very spontaneous. And their association in 70s produced a number of fantastic songs. Khair, now we will move to what I would say is the longest phase, Gulzar Saab's work and association with Pancham, Rahul Dev Burman. Okay, so Gulzar's friendship with Rahul Dev Burman started very early in Rahul Dev Burman's life, because, R.D. Burman used to sit, just a boy sitting in his dad's music recordings. And their professional pairing started much later, obviously, in 1970, early 70s. And it commenced with a movie
Parichay, and that was the start of a lifelong partnership that I would say gave us a number of beautiful songs with soulful lyrics and music. And on a personal level, Sanjeev ji, I want to say this period also coincided with my own burgeoning interest in Hindi music, late 70s and 80s. Yeah. And so these two creative geniuses, they were going gangbusters, and that, sort of helped me, my interest in Hindi music grew a lot. So it was a fantastic musical decade just like this, 60s. R.D. Burman and Gulzar, too many songs, too hard to do justice to them all. But we'll play one iconic song, an absolute iconic song, and personally I would rate that this would probably be one of the most popular songs in Hindi music. And we'll also play another one following that, both of these. So let's start with that first song which kicked off their partnership. It's got those lyrics. Again, we'll need to just, mention that Ruh ke mehsoos kare. So I would say let's play the song first.
छोटी यादों के पल नहीं जाए, युग आते हैं और युग जाए, छोटी छोटी यादों के पल नहीं जाए, छूट से काली लागे, लागे काली रतियाँ, रूठी हुई अखियों ने लाख मनाई रहना, बीती रात बिताई रहना, बिरहा की जाए रहना, भीगी हुई अखियों ने लाख बुझाई रहना, बीती रात बिताई रहना, बिरहा की जाए रहना। This song, Sanjeev ji and Pradeep, and Beautiful. it just takes me into that world of nostalgia. The song won National Award in that year, 1972, I think. A very touching, nostalgia-filled, as I mentioned, and something, in our lives, it reminds us, takes us to those days that have gone by and the people that have passed on. So I think it's one of those absolute gems. और ये मूवी भी फिल्म परिचय से था यह गीत, और यह पिक्चर भी बहुत अच्छी थी. कुछ लोग बताते हैं ये शायद साउंड ऑफ म्यूजिक का शायद इंडियनाइज्ड वर्जन था. हालांकि मैंने देखी है दोनों पिक्चर, मुझे बहुत अधिक समानता नहीं लगी, मगर कहा जाता है. तो और जितेंद्र को हम एक उछलकूद वाला हीरो मानते हैं, लेकिन ये पिक्चर अगर आप देखो तो आपको लगता है कि जितेंद्र ने भी कितनी अच्छी अच्छी पिक्चरों में और अच्छी एक्टिंग की है. तो सब वाकई में इट्स क्रेडिट गोज टू गुलजार फॉर डूइंग सच अ ग्रेट जॉब. Absolutely. I said just before this song that, it's one of the most iconic songs in Hindi movies. And I said there's another one. And for me, both these songs, along with a few others, of course, Lag Ja Gale from Madan Mohan, that's in the same level. All these songs. So this particular one, next one, it's based on my experience, it's the number one favorite of number of people. And it's probably the zenith of Gulzar and R.D. Burman Association, the absolute zenith. Every song in this particular movie was a gem. Pradeep ji, you can guess which movie I'm talking from. बिल्कुल आधी पिक्चर की हम लोग बात कर रहे हैं, और ये शायद 1975 में. एक्चुअली ये एक पिक्चर तो अच्छी थी ही, लेकिन उसके अलावा ये पिक्चर विवादों के रूप में भी जानी जाती है, क्योंकि 1975 का अपने आप में ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि वो वर्ष जो था उसमें इमरजेंसी लगाई गई थी. और कुछ मैं संयोग ही कहूँगा कि ये पिक्चर तो शायद पहले से ही बनना शुरू हो गई होगी, लेकिन इसमें कुछ लोगों ने बताया इंदिरा जी को कि यह आपके जीवन शैली को दर्शाती है, और फिर इस पिक्चर को शायद बैन कर दिया गया था. तो काफ़ी दिन तक ये चली नहीं. उसके बाद जो थी दोबारा चली, तो फिर जब विवाद में आ जाती है पिक्चर, तो फिर जो लोग नहीं देखने वाले होते हैं वो भी उसको देखते हैं. तो कुल मिला के सफल पिक्चर और अच्छी पिक्चर थी. और ये जो गाना हम सुनवा रहे हैं, इसमें सुचित्रा सेन ने और संजीव कुमार ने बहुत अच्छा काम किया था. सुचित्रा सेन भी बंगला की बहुत प्रतिष्ठित कलाकार थी. तो और इसमें कुछ संवाद भी हैं जो कि बिल्कुल एक परस्पर जो एकदम तो बिल्कुल श्रोताओं को अधिक इंतजार न कराते हुए आप कुछ और पैट जी बताना चाहते हैं? Only one thing, in this particular one, this song in the movie, Gulzar also directed the movie. He wrote all those beautiful songs and he directed the movie. And let's listen to the song, and then I have a personal anecdote about this song which I'll probably take up soon after. तेरे बिना
ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे, कहाँ आ पाऊंगी मैं दिन में? ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता। ये तो रोज निकलता होगा। हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी। 9 बरस लंबी थी ना। So I was mentioning just before this song. It's got a special place in my heart. It's I don't know. There's something about this song in so many ways. Not just the lyrics, the music, everything, and of course the context and the picturization was great. My personal anecdote was this. It was 1976. I had just completed HSC, and I was going to join college in Madras, Chennai. And this melody was playing in the hostel common room. I asked my friend, it was not very busy because it was just admission time, so I was there with my friend and I could hear the song clearly from the common room. So I asked him about the song and the movie it was made from. Those days, my music curiosity did not go beyond just the movie name and the actors. So my friend gave me a quick rundown on the movie, Andhi, and then mentioned that this song is near the top of the Bina Ka Geet Mala jo hoti thi na, charts. In those days, I was, as I said, not very educated on lyrics and music composition. So there were a few words in the song which made it difficult for me to grasp, and probably that was the beginning of my sort of trying to one of the first songs where I tried to dig deep a little more and understand the words. And guess what that word was? Shikwa. Shikwa nahi. So it's in such a crucial place in the song. Zindagi, lekin zindagi shikwa nahi, but zindagi nahi. And I was wondering, what is the shikwa? So I actually opened up and checked. Those days there was no internet, so you had to ask somebody or check on the dictionary. And I think I actually asked a friend. So anyway, I thought I'll share that, how our music, our interest in music grows when you try to explore a little more. And this song, for all those reasons and more, holds a special place. But I just want to put in some little different thought कि जो हमारी वोकैबुलरी जैसे अब शिकवा ही शब्द है, शिकवा शिकायत, like they're almost the same but then they are so different. तो मेरे को कभी-कभी लगता है कि जो वोकैबुलरी है that defines how sophisticated या how advanced a society is, you can always measure कि वो society का क्या level रहा होगा by looking at the vocabulary at that stage. और sometimes now I have started feeling so proud कि जो हमारे संस्कृत के like जैसे आप विष्णु सहस्रनाम, ललिता सहस्रनाम, like describing some person with 1000 different unique names. So you had a vocabulary which had 1000 different names to describe someone. So that just amazes me now. Like absolutely. बिल्कुल. तो मुझे ये पैट जो है, चूंकि हिंदी इनकी पहली भाषा नहीं है और इस तरीके से इन्होंने 76 में जब ये पिक्चर आई थी और तभी इतना क्यूरियोसिटी कि हिंदी का कौन सा मूवी है. और मेरा अंदर से एक मन हो रहा है एक पॉलिटिकल क्वेश्चन पूछने का, बट पूछिए. फिर आपने कहा चेन्नई के भी आपके कॉमन रूम में हिंदी गाना बज रहा था, तो ये एंटी हिंदी कब से सब लोग हो गए चेन्नई में? Actually, I think and क्यों हो गए? मतलब या तो ये जानबूझ के किया, I don't know. Like I think it was political, and honestly, I have to say, and I got to be very careful because we are treading on those. I know, that's why I was. But I want to say, Chennai is firstly, like in anything and any place, there's always proponents and opponents.
And Chennai holds a special place in my heart. I've grown up there in my very early years, and then I've studied there for 5 years. It's a cultural capital. And of course, the institute I studied in, it had no, barriers like this. In a very beautiful place with some wonderful people from across the country. We were all, from different places, and we all came together there. And this was just the starting, as I said, when I was just joining the admission process. And it so happened, to your specific question, actually, this started in 60s. That was the Dravida Kazhagam movement. It started in 60s. There, that particular party did have anti-Hindi. Yeah. Anyway. मैं एक चीज और ऐड करना चाहूँगा इसमें, रोल ऑफ उर्दू लैंग्वेज। आप जितने भी लिरिक्स पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, उसमें आप देखेंगे कि उर्दू का कितना अच्छा रोल है। उनके इतने अच्छे वर्ड्स हैं जो रियली अपील करते हैं। आपने कहा शिकवा शिकायत, दोनों को कंपेयर करो, कितना फर्क है। तो चलिए, आज हमारा कार्यक्रम जो है वो संगीत से आरंभ हुआ। आशा करते हैं सबको मजा आ रहा होगा। संगीत से हमने आरंभ किया था, उसके बाद फिर कुछ लाइव गायन सुनाया हम लोगों ने, फिर उसके बाद संगीत, और फिर थोड़ा राजनीति की ओर भी गए। तो अब चलिए एक हम कम्युनिटी इवेंट की तरफ जाते हैं। अभी हमने फादर्स डे इवेंट की थोड़ी देर पहले बात की थी, लेकिन उससे पहले जो कि 25 अगस्त को जो संडे आ रहा है, उसमें एक सिडनी सेंटर जो है प्रेजेंट कर रहा है कल्चरल कनेक्ट इवेंट। संडे को है, दिन में होगी, और ये 2 पार्ट्स में है। और ये हमारे सहयोगी उद्घोषक चेतन द्विवेदी द्वारा उसमें काफ़ी आयोजित है। तो वह उसके बारे में विस्तार से बताएंगे कि कब है, क्या क्या है, और उसमें क्या क्या वहाँ जाने के लिए लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो वो हमारे साथ लाइन पर जुड़े हुए हैं। चेतन जी, आपका दर्पण स्टूडियो से आपका स्वागत है, और आप सिडनी सेंटर की जो इवेंट है उसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए। हाँ बिल्कुल, नमस्ते प्रदीप जी। आपका शो बहुत अच्छा चल रहा है और बहुत सारे सुंदर गीत सुनने को मिले हैं, तो धन्यवाद मुझे शामिल करने में। तो जैसे आप जानते हैं, मैं चेतन दर्पण के युवा टीम में हूँ, डिलन और अनुराज के साथ, और हम तीनों एक यूथ इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जिसका नाम है सिडनी सत्संग कल्चर कनेक्ट। और ये आज से ठीक 1 हफ्ते में है, यानी कि अगले संडे 25 अगस्त पे, और सुबह के 10 बजे से होगा शाम के 3 बजे तक। और ये होएगा क्वेकर्स हिल कम्युनिटी सेंटर में, जो कि है 7 लेलर रोड, क्वेकर्स हिल 2763। तो प्रोग्राम का जैसे नाम है सिडनी सत्संग कल्चर कनेक्ट, इसमें क्या होगा, बहुत एक्साइटिंग है एक्चुअली। सुबह हम लोग तीन अलग तरीके के मेडिटेशन करेंगे। तो एक योगा टीचर आ रही है जो हमें एक सिंपल विन्यासा योगा कराएगी। हमारे एक दोस्त आ रहे हैं जो कि एक यंग पंडित हैं, पंडित शंकर, जो कि हमें प्राणायाम कराएंगे और अलग अलग धार्मिक के जो कॉन्सेप्ट है, थ्योरी, ये थोड़ा समझाएंगे बेसिक लेवल पे। और फिर हम लोग राम और कृष्णा के थोड़े कीर्तन करेंगे, थोड़ा मतलब एनर्जी से गाएंगे। और उसके बाद लंच होगा, जो कि मैं ही कुक कर रहा हूँ एक्चुअली। तो एक सात्विक और स्वादिष्ट वेजिटेरियन थाली हम लोग खाएंगे। और लंच के बाद फिर हम लोगों ने एक पूरा शोकेस ऑर्गेनाइज करा है, जिसमें आपको क्लासिकल डांस देखोगे जैसे भरतनाट्यम और कथक, क्लासिकल म्यूजिक जैसे तबला सितार, और क्लासिकल आर्ट्स जैसे पेंटिंग्स और डिजाइन्स शोकेस करेंगे हम लोग। तो काफी सारी चीजें होंगी। और हमारे इसका जो इवेंट का मकसद है कि जो यहाँ के यूथ हैं अपने कल्चर और कम्युनिटी से कनेक्ट करने के लिए एक फन और सेफ स्पेस बनाएं। क्योंकि जैसे आप लोग ने शायद देखा होगा, यहाँ के यूथ आजकल काफी डिस्कनेक्ट हो रहे हैं अपने कल्चर और स्पिरिचुअलिटी से, और हम उसको एक फन तरीके से लोग को फिर से जोड़ना चाहते हैं। तो इसीलिए ये इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है फॉर यूथ बाय यूथ। सारे जो ऑर्गेनाइजर है और सारे परफॉर्मर सब यंग लोग होंगे। तो अगर आपके कोई खुद के बच्चे हैं या किसी को जानते हो जो से 18 से 35 साल के बीच में है, तो प्लीज उनको इस इवेंट के बारे में बताइए। टिकट के लिंक मैं अभी व्हाट्सएप ग्रुप में भेजूंगा, लेकिन अगर आप गूगल सर्च भी करेंगे सिडनी सत्संग कल्चर कनेक्ट, तो आपको हमारा ह्यूमैनिटिक्स पेज मिलेगा जहां से आप टिकट्स खरीद सकते हो, या फेसबुक पेज भी मिलेगा जिसमें और डिटेल है। तो जैसे आपके स्टूडियो में भी आज जो बच्चे थे उन्होंने बहुत अच्छा गीत गाया, उनको भी प्लीज बुलाना, वो भी आई थिंक बहुत अच्छा होगा, वो शामिल हो सकते हैं। लेकिन एनीवे कोई अगर और क्वेश्चन है तो आप मुझे व्हाट्सएप में
रिप्लाई कर सकते हो। बिल्कुल। और श्रोताओं की जानकारी के लिए बता दें कि इसका टिकट का जो कीमत है वो अर्ली बर्ड्स के लिए $25 है, और अगर आप पेयर कपल 2 लोग आ रहे हैं तो वो $40 में 2 लोग कर सकते हैं। सही है ना चेतन, यही प्राइस है ना? हाँ, अर्ली बर्ड एक्चुअली जस्ट अभी खत्म हुआ, हम लोग की टिकट्स काफी जल्दी सेल हो रही थी, तो अभी जो जनरल एडमिशन की टिकट्स हैं $30 पर टिकट है ये, लेकिन अगर आप 2 से ज्यादा टिकट खरीदो तो $25 पर टिकट। ओके। तो यह अपने आप में बताता है कि अर्ली बर्ड टिकट खत्म हो गई है। इसका मतलब काफ़ी पॉपुलर इवेंट है ये, और जो लोग इसमें जाना चाहें अगले सप्ताह 25 तारीख को है, संडे का दोपहर। अच्छा, तो इसमें खाली क्या यंगस्टर्स ही हैं या हम जैसे लोग भी आ सकते हैं चेतन जी? इस इवेंट में सिर्फ यंगस्टर्स होंगे, लेकिन फ्यूचर में हम लोग ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं कि जिसमें पूरे फैमिलीज आ सकें। मेन रीजन था इसलिए क्योंकि ऑलरेडी कम्युनिटी में बहुत सारे इवेंट होते हैं जो मतलब फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, लेकिन हम लोग चाहते थे कि सिर्फ एक यूथ इवेंट करें कि जब यंग लोग थोड़ा मतलब कंफर्टेबल फील करें, बस अपने बीइंग विद देयर फ्रेंड्स थोड़े फ्रीली होने में। लेकिन हाँ, नेक्स्ट टाइम फॉर श्योर पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व करेंगे। नहीं चेतन जी, आपकी टीम बहुत अच्छा कार्य कर रही है, और दर्पण के सभी टीम से आप लोगों के इस कार्यक्रम की सफलता के लिए शुभकामनाएं। और अगले सप्ताह जब हमारा कार्यक्रम होगा तो आपका इसका प्रोग्राम का जो भी अपडेट होगा वो भी अगर संभव हुआ तो हम श्रोताओं को बताएंगे। और तो चेतन जी, और इस कार्यक्रम के लिए किसी को और जानकारी चाहिए तो वो चेतन द्विवेदी जी से कांटेक्ट कर सकते हैं। और बाकी तो जैसा उन्होंने बताया था कि आप गूगल पे सर्च करके वहाँ आ सकते हैं, तो अधिक संख्या में आइए। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो हम लोगों की जो सबसे बड़ी चिंता जो पुराने माइग्रेंट्स की रहती है कि बच्चे लोग जो है वो डिस्कनेक्ट करते हैं, तो उन यूथ्स के लिए बहुत अच्छा मौका है यहाँ पर इस कार्यक्रम में जुड़ने का। भारतीय संस्कृति से जुड़ सकते हैं, भारत की कला और इतनी सारी चीज़ें हैं जो कि उनको पता ही नहीं है, तो उनको जानने का ये अच्छा मौका है। तो अपने बच्चों को जो यंग हो, टीनेजर हो, उनको भेजिए यहाँ। मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छी मौका है सब लोगों के लिए। तो चेतन जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद, और आपके कार्यक्रम की सफलता के लिए हम सभी की ओर से शुभकामनाएं। ठीक है, धन्यवाद प्रदीप जी। चलिए श्रोताओं, और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं हमारे स्पॉन्सर का एक संदेश। भाई साहब, ये करी मास्टर्स और अन्य मसालों में क्या अंतर है? बहन जी, करी मास्टर्स कंप्लीट करी मिक्स है। इसमें अनियन, गार्लिक, जिंजर, टमाटर, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया वे सभी मसाले मिले हुए आते हैं। ये बनाने में बहुत ही आसान और खाने में लाजवाब है। इट्स सो इजी। इनकी वेबसाइट का एड्रेस है www.currymasters.com.au। श्रोताओं, ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश। तब पैट साहब, आगे क्या जादू? देखिए, we could go on for hours with all the amazing songs that R.D. Burman and Gulzar worked on. Sadly, we won't have the time to do that, but I'll seek your indulgence in letting me play one more song from the movie Andhi, because when my appreciation of Hindi music, grew, this particular song became very endearing to me as well. And the reason is the lyrics are very philosophical and deep in meaning. So let's play this next song, and I'm sure our listeners will enjoy.
की हवेली को शीशे के घरों में तिनकों के नशे मन तक इस मोड़ से जाते हैं। एक दूर से आती है, पास आके पलटती है। एक दूर से आती है, पास आके पलटती है। एक राह अकेली सी रुकती है ना चलती है। ये सोच के बैठी हूँ, एक राह तो वो होगी तुम तक जो पहुँचती है। इस मोड़ से जाती हूँ, इस मोड़ से जाती हूँ। कुछ सुस्त कदम रखते, कुछ तेज। तो संजीव जी, आज तो संगीतमय कार्यक्रम हमारा जोरों से चल रहा है और क्विज भी हमारे श्रोता लोग काफ़ी जो हैं जोर शोर से जवाब दे रहे हैं। आपने इतने इनाम हैं आज कि मैं खुद सोच रहा हूँ मैं ही डाल दूँ उसमें। तो बिल्कुल, अगर आपने अभी भी नहीं किया है, कुछ लोगों ने अगर देर से ट्यून अप किया हो, तो बड़ी आसान क्विज है। इस सप्ताह जो है नई फिल्म अक्षय कुमार की खेल खेल में सिडनी में दिखाई जा रही है, उसके 2 टिकट हम दे रहे हैं और आपको सिंपल सा एक सवाल का जवाब देना है कि खेल खेल में 1970s में भी एक बार बनाई गई थी ये पिक्चर इस नाम से। उस नाम के जो है लीडिंग एक्टर्स जो हैं उनका नाम आप बताइए और आपको फिर मिलेगा जीतने का मौका 2 टिकट इस फिल्म के या फिर $50 का वाउचर कलर्स ऑफ इंडिया का। तो और एक जो बहुत ही अच्छा म्यूजिक का प्रोग्राम हो रहा है तराना इंटरनेशनल नेटवर्क बॉलीवुड इवनिंग फादर्स डे ईव इवेंट 31 अगस्त, उसकी भी 5 टिकटें हैं हमारे पास। और संजीव जी, जैसा कार्यक्रम के आरंभ में हमने बताया था कि 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस अभी पिछले सप्ताह मनाया गया और उससे एक दिन पहले जो है भारत विभाजन विभीषिका दिवस मनाया जाता है। ये मेरे ख्याल से अभी रिसेंटली ही आरंभ किया गया है, क्योंकि 14 अगस्त को वैसे पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस भी होता है, लेकिन जब पाकिस्तान का जन्म हुआ था तो भारत का विभाजन हुआ था।
और वह अपने आप में एक अलग विषय है। उस पर हम लोगों ने काफ़ी जानकारी हम लोगों को है, कैसे कैसे हुआ था। पुरानी कहानियाँ हम सुनते हैं क्योंकि हम लोग तो तब थे नहीं, लेकिन जो पढ़ते हैं तो बड़ी बताते हैं कि करीबन 10 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए थे उसमें जब विभाजन हुआ था। एक दुनिया की सबसे बड़ी जो ह्यूमन क्राइसिस जो कहलाती हैं, ट्रेजेडीज़, उनमें से एक जो है ये कहलाती है। तो ये बड़ा दुखद विषय है। और इसमें तो एक पिछले दिनों सोशल मीडिया पे मैं एक सुशांत सिन्हा को मैं सुन रहा था, तो उन्होंने एक बताया कि पाकिस्तान बनाने में जो थे 4 लोग जो मुख्य किरदार थे उसके, जो पाकिस्तान बनाने में थे, तो मतलब पाकिस्तान बनना कोई अच्छी बात नहीं क्योंकि एज ए रिजल्ट इतने लोग मरे। तो उन लोगों का क्या हुआ उसके बारे में उन्होंने बताया। और जो विस्थापित हुए, हाँ, जो विस्थापित हुए थे। और तो जो बनाने में, जैसे हम तो जिन्ना एक मेन कैरेक्टर मानते हैं, लेकिन जिन्ना के अलावा और भी लोग थे उसमें। तो उसके बारे में एक ऑडियो फीचर लेके आए हैं कि आप इस तरीके का कार्य करते हैं जो कि जन मानवता और जन भावना के विपरीत होता है, तो जिसको आप थ्योरी ऑफ कर्मा भी कह सकते हैं कि क्या होता है, उन लोगों का आगे क्या हुआ। तो उसके बारे में जानकारी मुझे नहीं थी और काफ़ी श्रोताओं को भी नहीं होगी। तो ये एक इतिहास के पन्नों से जानकारी के माध्यम से हमने लेके आए हैं। तो श्रोता आशा करते हैं इससे उनका ज्ञानवर्धन होगा। भारत के बंटवारे को मानव इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक माना जाता है। भारत के बंटवारे के बाद पाकिस्तान का जन्म हुआ था। आज आपको भारत के बंटवारे से जुड़े उन 4 कैरेक्टर्स के बारे में बताता हूं जिनकी जिंदगी भारत के बंटवारे के बाद बर्बाद हो गई। इनमें एक नाम तो मोहम्मद अली जिन्ना का है। जिन्ना भारत के बंटवारे और पाकिस्तान की जिद पर अड़ गए। जिन्ना की वजह से ही पाकिस्तान बना। दूसरा नाम है चौधरी रहमत अली का। चौधरी रहमत अली ने ही सबसे पहले पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट पेश किया था। तीसरा नाम है लॉर्ड माउंटबेटन, जिन्होंने भारत के बंटवारे का आखिरी प्लान तैयार किया। और चौथा नाम है लियाकत अली, जो पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री थे। मोहम्मद अली जिन्ना का जन्म 1876 को हुआ और वो ब्रिटेन से पढ़ाई करके भारत लौटे। 1930 आते आते भारत में मुस्लिम देश की मांग तेज होने लगी थी। मुस्लिम लीग लगातार अलग मुस्लिम देश की मांग कर रही थी। साल 1913 में मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग में शामिल हुए और मार्च 1940 में लाहौर में मुस्लिम लीग का एक अधिवेशन हुआ। 1940 के अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने अलग मुस्लिम देश का प्रस्ताव रखा। जिन्ना के इस प्रस्ताव को पाकिस्तान प्रस्ताव भी कहा जाता है। मोहम्मद अली जिन्ना अलग मुस्लिम देश की जिद पर अड़ गए। जिन्ना की यह जिद पूरी भी हुई और भारत के बंटवारे के साथ ही पाकिस्तान का जन्म हुआ। जिन्ना ने पाकिस्तान तो बनवा लिया, लेकिन पाकिस्तान में जिन्ना की हालत क्या हुई यह भी सुनी। मोहम्मद अली जिन्ना को सिगरेट पीने की लत थी। जिन्ना 30 साल से चेन स्मोकर थे। इतनी ज्यादा स्मोकिंग की वजह से जिन्ना को टीबी हो गया और जून 1948 आते आते जिन्ना की सेहत बहुत ज्यादा खराब रहने लगी। उस समय जिन्ना स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए पाकिस्तान के क्वेटा में थे। जिन्ना का इलाज करने वाले डॉक्टर ने जिन्ना की बहन फातिमा से कहा कि जिन्ना बस कुछ दिन के मेहमान हैं। 11 सितंबर 1948 को जिन्ना को पाकिस्तान के क्वेटा से कराची ले जाया गया। एयरपोर्ट से जिन्ना को आर्मी एम्बुलेंस में अस्पताल के लिए ले जाया गया। एम्बुलेंस बहुत धीमी चल रही थी और 6 किलोमीटर बाद ही धक्का खाते हुए एम्बुलेंस अचानक रुक गई। एम्बुलेंस का पेट्रोल खत्म हो गया और एम्बुलेंस के अंदर जिन्ना की हालत खराब हो रही। 1 घंटे के बाद दूसरी एम्बुलेंस आई और उससे जिन्ना को गवर्नर जनरल के हाउस ले जाया गया। गवर्नर जनरल हाउस पहुंचने के बाद जिन्ना सिर्फ 4 घंटे जिंदा रह पाए और 11 सितंबर 1948 को जिन्ना की मौत हो गई। यह था पाकिस्तान बनवाने वाले और भारत का बंटवारा करवाने में अहम भूमिका निभाने वाले जिन्ना की दर्दनाक मौत का किस्सा। लेकिन वो अकेले नहीं। भारत के बंटवारे में जिन्ना के साथ ही लियाकत अली की भी भूमिका थी, क्योंकि लियाकत अली मुसलमानों के लिए, अलग मुस्लिम देश के लिए लगातार मुसलमानों को भड़का रहे। लियाकत अली 1923 में मुस्लिम लीग में शामिल हुए। कम ही समय में जिन्ना के बाद मुस्लिम लीग के दूसरे सबसे बड़े नेता बन गए। 1930 तक जिन्ना और लियाकत अली एक दूसरे के भरोसेमंद हो चुके थे। 1933 में लियाकत अली ही जिन्ना को लंदन से भारत लाए। जिन्ना ने ही लियाकत अली खान को बंटवारे के बाद पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री बनाया था। पाकिस्तान बनने के बाद लियाकत अली खान प्रधानमंत्री तो बन गए, लेकिन लियाकत अली के खिलाफ नाराजगी बढ़ती चली गई। लियाकत अली खान की नीतियों से पाकिस्तान के कट्टरपंथी नाराज होने लगे। लियाकत अली पाकिस्तान के संविधान में कुछ बदलाव करना चाहते थे। इससे पाकिस्तान के कट्टरपंथी लियाकत अली के खिलाफ हो गए। 16 अक्टूबर 1951 को लियाकत अली रावलपिंडी में मुस्लिम लीग की बैठक में पहुंचे। लियाकत अली ने जैसे ही बोलना शुरू किया, सभा में मौजूद एक शख्स ने गोली चला दी। लियाकत अली के सीने में 3 गोलियां मारी गईं और वो वहीं मर गए। सुरक्षा कर्मियों ने वहीं पर हमलावर को भी मार गिराया।
हमलावर की पहचान अफगान नागरिक सईद अकबर के तौर पर। यानी जिन्ना के बाद लियाकत अली वो दूसरे शख्स थे जिनकी मौत तड़प तड़प कर। आजादी से पहले मुस्लिम देश की डिमांड को हवा देने वालों में एक नाम चौधरी रहमत अली का भी। चौधरी रहमत अली ने जिन्ना से भी पहले पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट पेश कर दिया था। 1897 में पंजाब में पैदा हुए चौधरी रहमत अली ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई की। कैम्ब्रिज में पढ़ाई के दौरान ही रहमत अली ने पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट पेश किया। साल 1933 में रहमत अली ने एक पैम्फलेट पब्लिश किया था जिसका नाम था नाउ और नेवर आर वी टू लिव और पेरिश फॉरएवर। इसी पैम्फलेट में रहमत अली ने पाकिस्तान का पहली बार जिक्र किया था। पाकिस्तान की अवधारणा देने वाले चौधरी रहमत अली की भी भारत के बंटवारे के बाद बड़ी दुर्गति हुई। भारत विभाजन और पाकिस्तान के गठन के समय रहमत अली ब्रिटेन में थे। रहमत अली की आत्मकथा रहमत अली बायोग्राफी में लिखा है कि 14 अगस्त 1947 की रात रहमत अली कैम्ब्रिज में अपने घर में अकेले बैठे थे। रहमत अली जो पाकिस्तान बन रहा था उससे खुश नहीं थे। रहमत अली ने जो कल्पना की थी पाकिस्तान उससे छोटा बन रहा था। अप्रैल 1948 में रहमत अली ने पाकिस्तान जाने का फैसला किया। 6 अप्रैल को ब्रिटेन में अपना घर बेच दिया रहमत अली ने और पाकिस्तान चले गए। पाकिस्तान में रहमत अली लगातार जिन्ना के खिलाफ बयानबाजी कर रहे। रहमत अली ने जिन्ना को कायदे आजम की जगह गद्दार आजम कहना शुरू किया। इससे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान बहुत नाराज हो गए। अक्टूबर 1948 में पाकिस्तान की सरकार ने रहमत अली की सारी संपत्ति छीन ली। रहमत अली को पाकिस्तान से बोरिया बिस्तरा बंधकर निकल जाने का आदेश जारी किया। रहमत अली पाकिस्तान से खाली हाथ निकल आए और वापस ब्रिटेन चले गए। ब्रिटेन में रहमत अली की आर्थिक हालत खराब थी। वो कर्ज लेकर गुजारा कर रहे थे। कर्जदारों से बचने के लिए रहमत अली ने खुद को दिवालिया घोषित करवा दिया था। रहमत अली बीमार हो गए, हमेशा खांसते रहते थे। इसी बीमारी से 3 फरवरी 1951 को रहमत अली की अस्पताल में दर्दनाक मौत हो। कई दिनों तक रहमत अली की लाश अस्पताल में पड़ी रही। रहमत अली के साथ कोई नहीं रहता था, कोई दफनाने वाला नहीं था रहमत अली को। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक टीचर ने 20 फरवरी 1951 को आखिरकार रहमत अली को दफनाया। यह थी तीसरी कहानी उस शख्स की जिसने पाकिस्तान बनवाया, वो भी सोचिए कैसी मौत मरा। भारत विभाजन में लॉर्ड माउंटबेटन की भी भूमिका थी। उनकी मौत भी बड़ी भयानक तरीके से हुई। 27 अगस्त 1979 में लॉर्ड माउंटबेटन आयरलैंड में थे। आयरलैंड की स्लिगो काउंटी में छुट्टी बिता रहे थे। माउंटबेटन शैडो नाम की नाव से फिशिंग कर रहे थे। माउंटबेटन का परिवार भी नाव में मौजूद था। बोट जैसे ही पानी में आगे बढ़ी तभी धमाका हो गया। ब्लास्ट इतना तेज था कि नाव के परखच्चे उड़ गए। माउंटबेटन की नाव में 22 किलो विस्फोटक रखा था। धमाके में माउंटबेटन और उनकी बेटी और पोतों की मौत हो गई। ब्लास्ट की जिम्मेदारी आयरिश रिपब्लिकन आर्मी ने ली। आयरलैंड में ब्रिटेन के दखल से आईआरए नाराज था। आईआरए ब्रिटेन को सबक सिखाना चाहता था। यह भी कहा जाता है कि ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी ने माउंटबेटन की हत्या करवाई। यानी वो 4 लोग जिन्होंने पाकिस्तान की सोच रखी, पाकिस्तान बनाया, भारत के टुकड़े किए, वो चारों लोग तड़प तड़प कर पाए। शायद यही नियति होती है कि जब आपकी वजह से, आपके बंटवारे के फैसले की वजह से लाखों लोग कटे मरे, अगर उनकी बद्दुआ लगी हो तो शायद ऐसा अंत होता है। तो संजीव जी इस आशा करते हैं हमारे श्रोताओं को ये जानकारी पसंद आई। मतलब अच्छी जानकारी तो नहीं है, इसलिए मैं नहीं कह सकता कि पसंद आई होगी, लेकिन हाँ पता नहीं था मुझको। जिन्ना के बारे में तो पता था, लेकिन बाकी स्पेशली लॉर्ड माउंटबेटन मुझे नहीं मालूम था कि उनका भी असैसिनेशन हुआ था। और इसको आप चाहे थ्योरी ऑफ कर्मा से जस्टिफाई करें कि भैया आपने मतलब आप उस पाप कर्म का हिस्सा रहे हो परोक्ष या अपरोक्ष रूप में, तो उसका आपको फल तो भोगना ही पड़ेगा। तो चलिए हम अपने संगीत के कार्यक्रम की ओर वापस चलते हैं। घड़ी भी बड़ा दिखा रही है। हाँ, तो फटाफट चलिए। हमको क्विज का भी आंसर बताना है। तो पैट जी अब बताइए आगे क्या सुना रहे हैं। देखिए, नाउ वी आर अबाउट टू स्विच मिलेनियम्स। We started in 1963 and then we progressed through 70s and we didn't do much on 80s, but now we are into 1998. And I mentioned this here because when we are talking about Gulzar Saab, how can we not touch upon the last 25 years of his association with the one and only A.R. Rahman. So it was that year that they first collaborated on the sets of the movie Dil Se. It also happened to be the first time that Lata sang for A.R. Rahman. And there is an interesting anecdote here. Here are 3 greats, but different in their own ways.
Lata had to fly down to Chennai for recording the song because A.R. Rahman recorded all the songs in his own studio. And that was something Lata was not used to. The second thing is a few other mannerisms like, the eye contact that the music composer and the singer have while recording and so on. All this had to be improvised and coordinated by Gulzar ji as he was close to both of them. And anyway, it's a tribute to their respect towards each other, these three greats, that they produced an amazing first song of their collaboration. And let's play that song. चले जहाँ चले नैनो तले धुआं चले പുഞ്ചിരി തഞ്ചി കൊഞ്ചിക്കോ മുന്തിരി മുത്തൊളി ചിന്തിക്കോ മഞ്ചണി വർണ്ണ ചുന്ദരി വാവേ തങ്കിണ്ണക്ക തകതിമിയാടും തങ്കനിലാവേ പുഞ്ചിരി തഞ്ചി കൊഞ്ചിക്കോ മുന്തിരി മുത്തൊളി ചിന്തിക്കോ മഞ്ചണി വർണ്ണ ചുന്ദരി വാവേ തങ്കിണ്ണക്ക തകതിമിയാടും തങ്കനിലാവേ जिया चले जहाँ चले नैनो तले धुआं चले रात भर धुआं चले जानू ना सकेरी जिया चले जहाँ चले नैनो तले धुआं चले रात भर धुआं चले जानू ना सकेरी जिया जले Okay, so moving on from this, we come to the last couple of decades, right? So this next song is a very soothing Sufi song where Gulzar collaborated with Vishal Bharadwaj and Rahat Fateh Ali Khan. Now, there's an interesting aspect in its creation that I want to share with you. This song was recorded in Pakistan. Okay. Yes, it was recorded at Rahat Fateh Ali Khan's studio in Pakistan. Gulzar, as I mentioned earlier, anyway, has a fondness and attachment to his place of birth, which is currently in Pakistan. And I'm just assuming it was probably a great opportunity for him to go down memory lane. And then to think that the music composer of this song, Vishal Bharadwaj, was not even born when Gulzar wrote his first song. And here they are collaborating. These legends have a way of working together. Age and time, they just some terms for them. Anyway, let's listen to this song. ऐसी उलझी नजर उनसे हटती नहीं दांत से रेशमी डोर कटती नहीं उम्र कब की बरस के सफेद हो गई कारी बदरी जवानी की छटती नहीं वल्लाह ये धड़कन बढ़ने लगी है चेहरे की रंगत उड़ने लगी है डर लगता है तन्हा सोने में जी दिल तो बच्चा है जी दिल तो बच्चा है जी थोड़ा कच्चा है जी दिल तो बच्चा है जी ऐसी उलझी नजर उनसे हटती नहीं दांत से रेशमी डोर कटती नहीं उम्र कब की बरस के सफेद हो गई कारी बदरी So we are coming close to conclusion, and we have focused only on the lyrics. Gulzar ji has got so many other things, Yes. poetry and novels, and and we couldn't cover a number of songs. So I thought, Sanjeev, that we'll just play a medley of some of the other great songs, and hopefully, that'll sort of cover some of the eras that we couldn't cover. Yes. Thank you. Oh,
संजीव जी, कार्यक्रम के समापन का समय आ गया। पैट जी ने इतनी सुंदर जानकारी दी कि हम लोग इतना समय खो जाते थे, डबल स्पीड हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो पैट जी का धन्यवाद, उन्होंने इतना सुंदर कार्यक्रम जो है गुलजार के ऊपर जानकारी दी। आशा करते हैं श्रोताओं को गुलजार काफ़ी प्रसिद्ध गीतकार, संगीत जो भी हैं, कई सारी विधाओं के हैं उसमें जानते हैं। तो कार्यक्रम पसंद आया होगा। अब चलिए सबसे महत्वपूर्ण क्विज। जी, सबसे पहले क्विज का आंसर फिर विनर बताता हूँ। क्विज 1975 में आई थी इस नाम की पिक्चर खेल खेल में, जिसमें ऋषि कपूर और नीतू सिंह जो थे वो लीड एक्टर थे। आर.डी. बर्मन का संगीत था और गुलशन बावड़ा के उसमें गाने थे, और इसको रवि टंडन ने डायरेक्ट किया था, जो कि रवीना टंडन के पिताजी हैं। इसके गाने थे खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे और एक में और एक दो। तो चलिए ये सुंदर, वो भी सुपरहिट पिक्चर थी। और इस पिक्चर के तो पहले हम बताते हैं विनर $50 का जो वाउचर जिन्होंने जीता है वो है सुंदरी, और आपको बधाई हो। आपके लिए हम डिटेल्स भेज देंगे। तो आप $50 का कलर्स ऑफ इंडिया का आपका लंच या डिनर आपके लिए रेडी है। और मूवी की जो विजेता है वो है अमृता। उन्होंने मूवी के 2 टिकट्स जीते हैं। आपको भी हम लोग संपर्क करेंगे और उसके बाद आपको टिकट कैसे मिलेगा उसके बारे में जानकारी देंगे। तो आप सब लोगों को क्विज में पार्टिसिपेट करने के लिए बधाई, और विजेताओं को अतिरिक्त बधाई। और 5 टिकट जो ये बॉलीवुड इवेंट फादर्स डे ईव इवेंट है, तो आज जिन जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया है हम लोग उसमें से चूज करके 2-2 टिकट, ताकि 2 लोग जा सकें, तो वो हम आपसे कांटेक्ट करके आपको। और उपाध्याय जी कल रक्षाबंधन है, तो सभी रक्षाबंधन भारत भाई में बहनों को मनाया जाता है। हम सब लोग भी यहाँ मनाते हैं, उसके लिए सब लोगों को बधाई। हम उसके लिए कुछ गीत लेके आए थे, लेकिन समय अभाव के कारण हम क्षमा चाहेंगे, नहीं सुना पा रहे हैं। तो आशा करते हैं हमारा कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अगले सप्ताह हमारी सहयोगी टीम आपके समक्ष मनोरंजन के लिए प्रस्तुत रहेगी। So we're coming to the conclusion of the tribute to a great artist, a very introspective human being who's given us all a lot to celebrate, and in many fields. He's been recognized by the Indian government in many ways. Padma Bhushan, Dada Saheb Phalke Award, Gyanpith Award, all of that. And for this concluding song, he along with A.R. Rahman, they won the Oscar, the Academy Award. So all I want to say is happy 90th birthday Gulzar Saab. May you continue to enthrall us with your amazing lyrics. So we leave this beautiful song and please keep tuned for the nice Marathi कार्यक्रम। चलिए, सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और अगले सप्ताह फिर आपसे मुलाकात होगी। भारत के बंटवारे को मानव इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक माना जाता है। आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। सच्ची मैंने जान गवाई है, नच नच कोयलों पे रात बिताई है। अखियों की नींद मैंने फूकों से उड़ा दी, गिन गिन तारे मैंने उंगली जलाई है। आजा आजा जिंदे शामी आने के तले, आजा सारी बारे नीले आसमान के तले। जमाल मलिक गरबा गरम चाय देने वाला फ्रॉम मुंबई। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति।
आजा आजा जिंदे शामी याने के तल्ले आजा